आपकी नागरिकता को लेके बहुत सारी बातें कही जाती हैं, कैसे डील करते हैं उस चीज से? ये कुछ हुआ था उस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी निकटता को लेके भी बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं। क्या अक्षय कुमार कभी राजनीति में आएंगे? अक्षय के साथ फिल्म करने का बड़ा नुकसान है, सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है प्रमोशन के लिए। कि जब कोई मुझे पूछता है ना, तो आप सुबह सुबह उठ जाते हो? अबे साले, सुबह नहीं उठूंगा तो कब उठूंगा? जब भी कोई बड़ा सोशल कॉज होता है ना, तो एक मीम चलता है कि अब इस पे एक फिल्म बनेगी जिसमें अक्षय कुमार कोच के रोल में होंगे, साइंटिस्ट के रोल में होंगे, इसमें उसमें। आप तक वो मीम पहुंचते हैं? हाँ जी, देख लेता हूँ। कोई दिखा देता है, कोई भेज देता है, कोई हंसता है, ठीक है। अच्छा, दुख तकलीफ होता है, मतलब हाउ डू यू डील विद में? क्योंकि हम लोग तो थोड़ी सी ट्रोलिंग में बहुत परेशान हो जाते हैं। आपके लिए मुझे नहीं तो लगता आपके चेहरे को देख के आप कोई परेशान होते होंगे ट्रोलिंग पे। आपके चेहरे पे नहीं लिखा है, आप गलत बोल रहे हैं मुझे। नहीं ऐसा नहीं। सरकार इतना तो आप दे दीजिए। 150 फिल्में बना ली है, इतने सारे कैरेक्टर देखे, रोज 200-300 लोगों से मिलता हूँ जी, वह पता चल जाता है कौन कैसा है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप लल्लन टॉप अड्डा देख रहे हैं। बहुत मौज आने वाली है। काहे से कि जब हम छोटे थे तो एक भाई साहब के पोस्टर हमारे भैया चिपकाया करते थे। कहते थे ये आदमी ना ऐसे मार्शल आर्ट वगैरह सीख के आया, खाना भी बहुत बढ़िया बनाता है और एक्टिंग बहुत बढ़िया करता है। और आप देखो कि हम छोटे से बड़े हो गए और बड़े से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब पोस्टरों में, फिल्मों में अभी भी बने हुए हैं। और इनकी फिल्म आ रही है, उसका नाम रक्षाबंधन है। जो इनके साथ पीआर वाले भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि भैया गौर करना, बहुत दिनों बाद यू सर्टिफिकेट मिला है किसी फिल्म को, तो इस पर भी सवाल पूछना। हम पूछेंगे ही। हमारे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लन। कमाल की फिल्में लिखी हैं और उनकी अभी और भी बहुत चर्चित फिल्में आने वाली हैं। तो उनकी लिखी ये फिल्म है, फिल्म का नाम रक्षाबंधन, 11 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। तो लल्लन टॉप अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है अक्षय कुमार साहब आपका। बहुत बहुत और धन्यवाद। आनंद अहलवार साहब, डायरेक्टर साहब आपका। भाई साहब, आप ना बड़े कुख्यात हो, बड़े नोटोरियस हो। जो कुछ हीरोइनें हैं जिनसे हम लोगों की बातें होती हैं, वो कहते हैं अक्षय के साथ फिल्म करने का बड़ा नुकसान है, सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है प्रमोशन के लिए। तो ये नोटोरियस चीजें होती हैं। वो बड़े शिकायती लहजे में बोलती हैं। हाँ, तो आप बड़े हो, आप भी उनको समझाओ कि ये नोटोरियस नहीं, अच्छी बातें होती हैं। हमें तो बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा सुबह हो गई है, चलो उठो, थोड़ी कसरत कर लो, स्कूल जाना है, फिर चलो बेटा रात हो गई है, जल्दी सो जाओ। यही सिखाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। फिर हमने अपनी आदतें बदल ली। क्यों? क्योंकि हमको नोटोरियस होना है। नोटोरियस उसको बोलते हैं, नोटोरियस उसको नहीं बोलते जो सही टाइम पे सो जाता है, सही टाइम पे उठ जाता है। अच्छी आदत वाले को बेकार नाम खराब देखो, कर रहे फिर हैं। आपको कहना चाहिए, अगली बारी आए कोई कहे। हाँ, ये तो मैं भी बड़ा ही आश्चर्य हो जाता हूँ कि जब कोई मुझे पूछता है ना, तो आप सुबह सुबह उठ जाते हो? अबे साले, सुबह नहीं उठूंगा तो कब उठूंगा मैं? हैं, सुबह ही तो 8 आदमी उठता है। हाँ। तो इतनी जल्दी सो जाते हो? 9:30 बजे सो जाते हो? अबे 9:30 बजे ही तो सोता आदमी, 9:30, 9 बजे, 10 बजे। समझ में नहीं आता इसमें प्रश्न क्या हुआ। प्रश्न तो मुझे पूछना चाहिए उस आदमी को कि रात भर लेट क्यों सोता है। हाँ, नहीं, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स जो बनाए रखे गए हैं एक्टर्स के बारे में, सुपरस्टार्स के बारे में। आपके बारे में पढ़ते हैं तो वो ध्वस्त हो जाते हैं कि आप नशा नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, कसरत पे बड़ा जोर है। नहीं, एक फिल्में करते करते इससे बड़ा नशा कोई नहीं है। हाँ, आप देखो, मेरी जिंदगी में 30 साल के अंदर कितने कैरेक्टर कर लिए मैंने। पुलिस हो जाए, रॉ हो जाए, कोई हिस्टोरिकल हो जाए, कोई भाई का रोल हो जाए, मतलब कितने सारे कैरेक्टर एक ही जीवन में मैं जी रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ मुझसे लकी आदमी कोई नहीं है। तो ये आपका अतरंगी रे के दौरान ही पिंकी प्रॉमिस हो गया था कि अक्षय अपन अगली फिल्म में भी साथ काम करेंगे, या क्योंकि जो इतने लंबे समय से काम करे तो उनको था यार मुझे नई स्क्रिप्ट चाहिए, नया कंटेंट चाहिए। तो ये फिल्म कैसे शुरू हुई? नहीं, मुझे नहीं लगता कि फिल्में बनाने के लिए हमको एक दूसरे से पिंकी प्रॉमिस करना नहीं। ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर हाँ, ये बात है कि इनके साथ रहते रहते, इनको समझते समझते एज अ पर्सन, आपके मन में अगर कहानियाँ आती हैं उस दौरान, तो ये दिखने लगते हैं। जिस तरह के ये एक्टर हैं ना, ये अब जैसे रक्षाबंधन, इसके अंदर बहुत सारा इनका
अपना, जो इन्हें भी नहीं पता, जो इनमें से एक्सट्रैक्ट करके इसमें डाला हुआ है। तो ये उस दौरान की ही मेरी कमाई है, जब मैं अतरंगी रे कर रहा था, कि ये मेरे पास आते चले गए, इनके इमोशन मेरे पास इकट्ठे होते चले गए, और वो कहानी में तो रक्षाबंधन होनी ही थी, क्योंकि इनका बहुत सारा प्यार मेरे पास आ चुका था, मैं इनको इंसानी रूप में समझ चुका था, मैं इनका स्पेशली ये कितने अच्छे भाई हैं वो मुझे समझ में आ गया था। तो ये सारी चीज़ें अगर मैंने इकट्ठी की तो रक्षाबंधन और अक्षय कुमार एक साथ जुड़ गए। क्या प्रोसेस रहता है? जैसे हम लोगों ने देखा कि हिमांशु और कनिका ने ये फिल्म लिखी है ना? तो अब मैं थोड़ा ये मैकेनिज्म समझना चाहता हूँ कि अच्छा जाओ अक्षय को ये नरेशन करके आओ, या आप अतरंगी रे शूट कर रहे थे तो आपने एक आइडिया डेवलप कर रहे थे, कैसे, हाउ डज इट वर्क? तो ये जैसे मैंने बताया कि जब रक्षाबंधन का आइडिया डिस्कस हुआ, राइट, वो जब आइडिया डिस्कस हुआ तब ऑलरेडी मैं, हिमांशु, अक्षय सर के साथ ऑन सेट्स, तो हम जब रक्षाबंधन का आइडिया आया तो ये दो चीज़ें एक साथ आई, रक्षाबंधन का आइडिया और इसका ये जो मुख्य किरदार है वो अक्षय कुमार। ये नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कहानी डिस्कस करते हैं और फिर एक एक्टर आता है। इस बार क्या हुआ, आइडिया के साथ एक्टर पैकेज में ही आ गया। सो उस रात मैंने सिर्फ एक कॉल करके इनको ये मैसेज भिजवाया था कि हम लोग एक फिल्म के बारे में सोच रहे हैं जिसका नाम है रक्षाबंधन, मुझे बता दीजिएगा कि ये कब कर सकते हैं और ये मेरे साथ ज़रूर कीजिएगा, मैंने इनको ये बोला। तो 10 मिनट में इनका कॉल आया, मैं रक्षाबंधन कर रहा हूँ, जब भी आपका मन आए आके कुछ सुना दीजिएगा। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं तब तक? नहीं, जो मैंने आपको बोला ना कि बहुत सारा प्यार मैंने इनसे ले लिया था, तो मेरा भी इनके पास चला गया था। तो वो एक जिसको बोलते हैं कि इमोशनल कनेक्ट और एक दूसरे का एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और नियत कि ये फिल्म बना रहा है तो वजह होगी इसके पास, तो वो इन तक थी। पर जब मैंने इन्हें 10 मिनट में एक आइडिया जब इन्हें बताया, इन्होंने उस 10 मिनट में हाँ बोला, क्योंकि इन्हें वो, इनके पास वो वाली सेंस है कि ये बनाने वाले की नीयत पढ़ लेते हैं, ये कहानी क्यों बना रहा है वो समझ लेते हैं, और इन्हें ये समझ में आ गई कि रक्षाबंधन ही क्यों बना। भाई साहब क्या सोच रहे थे आप? 10 मिनट में हाँ कर दिए, तो थोड़े अभी भी अचरज में लग रहे हैं कि देखिए, इसकी कहानी एक बहुत ही बेसिक कहानी है। हाँ, हम बचपन से ही, जब माँ बाप हैं वो हमें बड़ी सिंपल कहानियाँ सुनाते थे। एक था राजा, ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उसके साथ ये प्रॉब्लम होती थी, फिर ये हो गया, फिर उसने ऐसा कुछ किया, फिर ये सब कुछ सॉल्व हो गया। आप अकबर बिरबल की भी कहानी ले लीजिए, सिंपल कहानियाँ होती थी, दिमाग चलता था, ये होता था। रक्षाबंधन भी ज़्यादा सोचने की नहीं है। मैं इनको जानता हूँ, ये बहुत सिंपल कहानियाँ बोलते हैं, चाहे वो तनु वेड्स मनु हो, चाहे वो रांझना हो। एक बड़ी हार्टलैंड वाली फिल्म बनाते हैं, बड़ी देसी फिल्म बनाते हैं जी, एकदम मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म बनाते हैं। तो इनकी नीयत को जानते हुए, इनके पिछले कामों को जानते हुए, इनका दिल जानते हुए, इनके दिमाग को जानते हुए, जितना कुछ भी मैं इनके साथ वक्त बिताया है अतरंगी के वक्त, मुझे पता था कि ये जो कहानी इन्होंने सुनाई है, रक्षाबंधन, भाई बहन की कहानी, एक भाई 4 बहनें, उनके साथ ऊपर से दहेज की एक बेसिक कहानी है, एक बहुत सिंपल कहानी। तो ये कहानी मैं अगर किसी और को भी सुनाते ना, उसका दिमाग ठीक नहीं होता ना, तो वो नहीं करता। ये कहानी करनी ही करनी है। और ये लोगों के, और वैसे भी भाई बहन के ऊपर कहानी बनाए हुए आज से हिंदी फिल्म वालों ने 40 साल पहले बनाई थी, उसके बाद किसी ने कहानी नहीं बनाई भाई बहन के ऊपर। तो ये तो बहुत ही बड़ा मौका था मेरे लिए, तो हाँ तो करनी थी। अच्छा ये बताइए सर कि जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत आपको ऑब्जर्व किया, सीखा, एज अ ब्रदर आप जैसे हैं, तो जब स्टोरी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होता है या शूट कर रहे होते हैं तब किस तरह कोलैबोरेशन की आपको सजेस्ट करने की, यार ये भी एक चीज़ हो सकती है, इम्प्रोवाइज होता है मौके पे या सब? इम्प्रोवाइज तो वहाँ ज़रूर होता है। इम्प्रोवाइज तो मतलब मेरे दिल में आता है, मैं बोलता हूँ, इनके दिल में जो आता है, हिमांशु वहाँ बैठा हुआ है वो बोलता है, मैं हिमांशु को पूरा सीन पढ़ के दिखा, 3-3 4-4 बार वो पढ़ता है। तो हिमांशु का अपना एक, बिकॉज उसकी पकड़ है इस लैंग्वेज पे, और प्लस मेरी पकड़ है क्योंकि मैं खुद चांदनी चौक का हूँ, फिल्म भी चांदनी चौक की है,
तो इम्प्रोवाइज तो चलता ही रहता है हम तीनों के बीच में, और वो ज़रूरी भी है, वो बहुत हेल्दी भी है। तो मेरे लिए हमेशा से रहा है कि निर्देशन क्या है, एक ये बातचीत ही तो है कि आप खुल के कितना अपने एक्टर के साथ बात कर सकते हैं, कितना अपने आप को बिना इसके कि ये आपको एक डायरेक्टर की नज़र से देख रहे हैं, या पर दो इंसानों की बातचीत, एक दूसरे को समझाना, तो ही तो वो एक कैरेक्टर डेवलप होगा। मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ बस ऐसे कर दो, मेरे हिसाब से वो डायरेक्शन नहीं। मेरे लिए डायरेक्शन हमेशा से एक कॉन्वर्जेशन रही है। क्या ये बैठते हैं बात करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई आबे हयात खा के आया हूँ और सब मुझे पता है और आपको पता नहीं। जी, आपको भी पता है, ये सीन आपने भी पढ़ा है, आप भी रिश्ते जीते हैं, आप भी इमोशन जीते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इस किरदार के बारे में एक लेयर मैं आपको और एक्स्ट्रा बता सकता हूँ, क्योंकि शायद मैंने कुछ और थोड़ा सोचा होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा वक्त आपसे ज़्यादा बिताया कहानी पर। अदरवाइज डायरेक्शन यही है जो ये बोल रहे हैं कि बैठते हैं बात करते हैं, इन्हें लगता है यार ये लाइन ऐसे न लेके ऐसे ले लूँ, मैं बोलता हूँ हाँ, या हिमांशु बोलेगा ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे ले लें, ये बोलेंगे हाँ, और ये फिल्म बनती जाती है। सो एक्चुअली जितना टेक्निकल नज़र आ रहा है आपको उतना है नहीं, उतना ही इमोशनल है, उतना ही पर्सनल है। हम अपने प्रोफेशनल लाइफ, सौरभ आप ध्यान से देखिए, बहुत अपनी प्रोफेशनल लाइफ बहुत पर्सनल अंदाज से जीते हैं। अगर ये पर्सनल ना हो तो मैं इन्वेस्ट क्या कर रहा हूँ? पैसे से तो बन नहीं रही, सिर्फ इमोशन तो लगेगा। इमोशन का सच्चा होना कब होता है? जब पर्सनल हो। तो ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ की खासियत ये है कि हमारा पर्सनल होना बहुत ज़रूरी है। ये हम आपकी जब फिल्मोग्राफी देखते हैं, जब हम आज से 5.5 बरस पहले हमने पहली मर्तबा ललन टॉप पे आपसे बात की थी, तब भी यही बात आई थी कि जो आपकी बिल्कुल शुरुआती दौर की फिल्में हैं तो उसमें वो उस तरीके का इन्वेस्टमेंट या कन्विक्शन नहीं दिखता, लेकिन बाद की जो फिल्में हैं वो बॉक्स ऑफिस पे चले ना चले एक यकीन नज़र आता है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अतरंगी रे लोगों ने कहा कि बॉक्स ऑफिस पे उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, मुझे आज तक वो अरिथमेटिक, हालांकि क्योंकि वो बॉक्स ऑफिस पे आई ही नहीं। हाँ OTT पे आई जी। है ना, तो उसको लेके बहुत अच्छी बातें बहुत बुरी बातें सब चीज़ें कहेंगी। आप लोग जब अगली फिल्म या अगले आइडिया पे काम करते हैं तो पिछले का कितना असर रहता है, प्रेशर या वो सब चीज़ें, हाउ डू यू डील विद इट? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, डिज्नी ने वो फिल्म OTT पे रिलीज की थी जिसका नाम है अतरंगी रे। डिज्नी ने बहुत सारी फिल्में रिलीज की हैं, उनकी सबसे बड़ी फिल्म है लक्ष्मी, उनकी दूसरी सबसे बड़ी फिल्म है अतरंगी। तो जहाँ भी आपने पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, ठीक है। दूसरी बात आपने पूछी, मैं ये आपकी पिछली फिल्म चली नहीं चली उसका उसका इतना सभी असर नहीं पड़ता, उसका इतना पढ़ना भी नहीं चाहिए। आज ये नहीं है कि ये फिल्म नहीं चली तो हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करें, भगवान करे ये फिल्म चले और हम काम तो करते ही रहेंगे, क्योंकि काम जो होता है वो एक मेल होता है, दो लोगों के दोस्ती का, दो लोगों के अंडरस्टैंडिंग का, दो लोगों के कितने मतलब जर्नी कैसी रही है, ये कितना मज़ा आया बनाने में। डिड ही फाइंड ऑनेस्टी इन मी दैट आई वॉज, मतलब मैं इसके साथ बहुत फिल्म बनाते वक्त ऑनेस्ट था, बेईमानी की मैंने, अगर नहीं की तो मुझे नहीं लगता, मुझे भी अगर इनमें से अगर ऐसी चीज़ नज़र आए तो मैं तो चाहता हूँ, मैं तो करूँगा और फिल्में करूँगा। ये डिसाइड नहीं होगा कि ये फिल्म चलेगी तो ही करूँगा या नहीं चलेगी तो करूँगा। ये इस फिल्म का जो कोर इशू है दहेज का, जी जी, मैं सर पर्सनली इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि आप लोग इस पर फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि हम अपनी एज के बहुत सारे लड़कों से बात करते हैं, वो बड़े वाहियात लॉजिक देते हैं, बोले यार हम तो नहीं लेते हैं लेकिन पापा नहीं मानते हैं, फिर वो उनकी लड़की है वो कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो हम कैसे रोक सकते नहीं हैं? वो गिफ्ट देना चाहते हैं वो बढ़िया है, वो ठीक है, वो जो देना चाहते हैं वो ठीक है। अगर असल हो मर्द तो वो भी कह दो कि नहीं जी आपने लड़की दी बस इतना काफ़ी है, ये सब चीज़ें मत दीजिए, आप ये रखे रखिए। आजकल तो मतलब सही आप कह रहे हो, ये क्या नाम है, दहेज, फिर गिफ्ट, संकल्प, हाँ कई लोग बोलते हैं जी जो आपका संकल्प हो। हाँ वही जो है, कल बता रहा था ना हिमांशु, संकल्प के ऊपर ही कि जो आपने संकल्प किया वो दे दीजिए। बट इट्स अ वेरी सैड थिंग। अभी तो ऐसे ऐसे केसेस हम पढ़ते रहते हैं। अभी तो फिलहाल हाल ही में अमेरिका जैसी जगह पे
एक लड़की थी जिन्होंने सुसाइड किया, इसी को लेके, ये सारी चीज़ों को लेके। आई थिंक मेरे हिसाब से ये फिल्म जो है, आपने तो देखी नहीं होगी अभी तक। अभी नहीं देखी। तो आप देखना, मुझे नहीं पता ये कितनी चलेगी, क्या होगा इसका नंबर जो भी है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ जाके चुभेगी ज़रूर, किसी को जाके, बहुत सारे लोगों को चुभेगी, और ये उस मजबूर कर देगी ये सोचने पे कि इस सब चीज़ों के अंदर नहीं घुसना चाहिए। आप लोगों के कुछ पर्सनल इस तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं सर, जहाँ आपने फर्स्ट हैंड सुना हो कि अरे यार वो तो ऐसा है? हाँ, कई जगहों पे है, सुनने में आता है। अभी जैसे मेरे एक जो क्लीनर है, जो गाड़ी साफ करता है, अभी मैंने हाल ही में सुना था, 4-5-6 दिन पहले ही, 2 साल से अपनी बेटी ब्याहना चाहता है। किसी ने 10 लाख बोले देने के लिए, किसी ने 9 लाख बोले, अभी तक ब्याह नहीं पा रहे। अभी मुझे अभी पता चला, बेटी भी दे रहा है, पैसे भी मांगे जा रहे हैं। तो ना मैंने अभी मुझे पता चला, 4 साल। फिर लोग वो आर्ग्यूमेंट भी कर लेते हैं कि साहब दहेज में तो पैसा देने भी, पढ़ा लिखा क्या फ़ायदा, यहाँ खर्चा करो वहाँ भी करो, इस तरह के घटिया लॉजिक भी आते हैं। बहुत सारे लॉजिक्स आते हैं, लेकिन इस फिल्म के अंदर ये जो प्रॉब्लम है, इसका एक अपने हिसाब से एक सोल्यूशन भी दे रखा है। आपने भी सर इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस की ही होंगी? नहीं, फैक्ट ये है कि मैं, हाँ, बस इतना है कि मैं इतना जानता हूँ, इतने साल आप मुंबई में रहने के बाद, कई बार ये आपके साथ हो सकता है कि आप अपने देश से डिस्कनेक्ट हो जाएं, आप सिर्फ उतने में ही सीमित हो जाएं, पर लकीली मेरे साथ वो नहीं हुआ। मैं ये जानता हूँ कि ये मेरे देश की प्रॉब्लम है, जितना मैं अंदर जाऊँगा और उतना ही मुझे वो खुल के दिखती है। सो जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने जाना है इसके बारे में, ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि हाँ, हम शहर के कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं दिखती, पर ये मेरे देश की सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस पे बात की जानी बहुत ज़रूरी थी, और वी आर फॉर्चुनेट कि वो हमारी कहानी के थ्रू हुई। आपके पास तो ऐसी, मतलब अब ऐसा होता है क्या कि कोई अगर किसी सोशल कॉज पे फिल्म बना रहा है, तो अच्छा, अक्षय कुमार ने नए सिरे से उस चीज़ को असर्ट किया कि महिलाओं की हाइजीन के लिए, हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए कितना ज़रूरी है कि टॉयलेट हो। सैनिटरी पैड्स पर बात नहीं होती। आज भी वो पैड्स बेचे जाते हैं तो मेडिकल स्टोर में वो काली सी पॉलीथीन में वो दिए जाते हैं, और रूरल एरियाज़ में तो हमारे कई दोस्त रूरल हेल्थ मिशन में काम करते हैं, बहुत बुरा हाल है। तो अब इसकी वजह से ऐसा होता है कि अक्षय इस तरह की फिल्में कर रहे हैं तो उनके पास खूब सारी इस तरह की स्क्रिप्ट आती हो जो सोशल कॉज से सीधे जुड़ी हैं। आती ज़रूर है, लेकिन ये नहीं है कि देखिए, हूँ तो अकेली जान, इतनी फिल्में कर सकता हूँ, और सारी पसंद, ऐसा नहीं है कि सारी पसंद भी आती, बहुत सारी आती हैं, कुछ बहुत सारी नहीं भी आती हैं पसंद। तो जो आती हैं, जैसी आती हैं, अगर अच्छी लगे, दिल को लगे, बात छू जाती है, तो मैं कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट जमनी चाहिए, बिल्कुल जमनी चाहिए, और कॉज जमना चाहिए, अगर सही लगना चाहिए चीज़ें। तो ये जो पिछली फिल्में आई हैं, इनके बाद कोई इस तरह का फीडबैक आया कि किसी ने बताया हो कि साहब आपकी इस फिल्म के बाद इस चीज़ को लेकर लोग थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, गाँव में, शहरों में? टॉयलेट और पैड, बहुत, ये फिल्म तो बहुत दिखाई जाती हैं, और हाइजीन के ऊपर, जो सैनिटरी पैड पे कईयों के, मतलब जिनको मैं जानता हूँ, बताते हैं कि मेरा दोस्त उधर है ना, बता रहा था कि अभी मेरी बेटी मतलब डायरेक्ट ही फ़ोन कर देती है, क्योंकि ये फिल्म देख चुके हैं और आपस में परिवार बैठ के देख चुका है, तो वो फ़ोन कर देती है, डैडी मेरे पीरियड शुरू हो रहे हैं, आप सैनिटरी पैड आज ले आना। इट इज़ नो मोर अ टैबू। बहुत जगहों पे ये टैबू जो है, इस फिल्म की वजह से काफ़ी ये टैबू हट गया है। और जहाँ आप पॉलीथीन की बात करें, कई जगहों पे अभी पॉलीथीन, अब तो खुद क्लाइंट ही बोलता है, भाई छुपा के क्यों दे रहा है, हाथ से दे देना, ऐसे क्या गलत थोड़ी है कोई, तो दे दे, ऐसे ही दे दे। क्योंकि गलत तो मतलब काफ़ी आहिस्ते आहिस्ते चेंज आ रहा है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ, इससे भी अगर 5% भी चेंज आ जाएगा तो हमसे बड़ी फिल्म किसी ने नहीं बनाई। इस फिल्म का हम लोग ट्रेलर देख रहे थे तो बड़ा, जिसको पॉपुलर ज़बान में कहते, बड़ा चिल टाइप का रिलेशन दिख रहा था बहनों और भाई के बीच। हम लोग रूरल एरियाज़ में, सेमी अर्बन में भी अभी भी एक किस्म की हायरार्की देखते हैं, और भाई क्या करते हैं, वो अपनी सुप्रीमेसी को, कि मुझे ज़्यादा पता है, मुझे पता है कि बाहर लड़के कैसे हैं, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की फ़िक्र है।
तो वो एक कन्फ्लिक्ट था आप लोगों को स्टोरी लिखते समय, करते समय, कि कैसे दिखाना, क्योंकि ये भी एक रोल मॉडल होगा ना कि यार ऐसे भी तो होते हैं भाई बहन जो एक दूसरे का दुख सुख साझा कर रहे हैं, हंसी मजाक भी कर रहे हैं, और वो बैगेज बहुत ज़्यादा नहीं है, या एक दूसरे को बहुत जता नहीं रहे हैं कि देख मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। वो बॉन्डिंग मेरे ख्याल से कोर लेवल पे, बिल्कुल कोर लेवल पे भाई बहन का रिश्ता तो यही होता है। वो चाहे आज से कुछ टाइम पहले हायरार्की की बात करें या अब की बात करें, कोर लेवल पे तो भाई बहन एक दूसरे को जताते नहीं। यही एक वो रिश्ता है जहाँ पे बहुत सारी नोकझोंक, बहुत सारी प्यार भरी लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें आपको भाई बहन के रिश्ते में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कि बहन नाराज भी हो रही है, फिर मना भी रही है, वो रूठ भी रही है, भाई मना भी रहा है। इससे ज़्यादा ना अनकंडीशनल बॉन्ड कोई और रिश्ता, मैं इस रिश्ते को माँ बेटे के रिश्ते से बड़ा मानता हूँ। ओके। क्योंकि ये जब रिश्ता जब ये आता है, ये इतना अनकंडीशनल आता है। वो तो ऊपर वाले ने जोड़ के ही भेजा था, माँ बेटी, माँ बेटा। ये वाला रिश्ता तो दो जने एक घर में अपना बनाते हैं, और इतना अनकंडीशनल है कि आप पूछिए मत। इनमें सिर्फ एक दूसरे को कुछ देने की ही भावना होती, लेने की नहीं होती। वो अपने भाई को तकलीफ नहीं देना चाहती, भाई उसको बहुत सुख देना चाहता है। लड़ भी लेंगे, आप एक दूसरे से लड़ लेंगे, पर आपकी बहन से कोई नहीं लड़ सकता। आप एकदम प्रोटेक्टिव हो आपके जाते भाई हैं। से कोई नहीं लड़ सकता, आप प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। सो ये वाला जो एक जितना अनकंडीशनल है उतना ही प्रोटेक्टिव भी है और पॉजेसिव भी है। पॉजेसिव भी है, बहन अपने भाई को लेके पॉजेसिव भी होती है, भाई अपने बहन को लेके पॉजेसिव भी होता है। ये हर उन रिश्तों से बड़ा है जिनको हमने उसमें, तो इसलिए मैंने बोला इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। भाई साहब आपके केस में ऐसा है कि आपकी बहन जी आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव पॉजिटिव हैं, या नहीं ये तो बड़ा हो गया अभी, ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ? नहीं मेरी बल्कि मेरे घर में तो ऐसा है, मेरी बहन शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी। बड़ी हैं आपसे, छोटी हैं? नहीं, छोटी है, अच्छा। 4 साल छोटी है मुझसे। हाँ। तो शी इज़ मोर प्रोटेक्टिव अबाउट मी। जैसे इसका नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन ज़्यादा करके लोग ऐसे ही देखते हैं कि भाई रक्षा करने वाला है, लेकिन मेरे घर में हम ऐसा नहीं सोचते। रक्षा वो भी करती है मेरी और मैं भी करता हूँ, तो इट इज़ अ वेरी इक्वल काइंड ऑफ अ थिंग बिटवीन ईच अदर। मैं यही से लोगों को ये कहना चाहता हूँ, रक्षाबंधन ये नहीं होता कि भाई, हाँ ये डिस्कोर्स भी बड़ा चलता है कि साहब भाई क्यों रक्षा करे। भाई हाँ, रक्षाबंधन मतलब ये दोनों एक दूसरे की रक्षा का पालन करते हैं। एक मैं आपका पिछला इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आप कंटेंट के बारे में बात करें, तो आपने कहा कि मैं हर तरह का कंटेंट करना चाहता हूँ, बस कोई घिनौनी चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। क्या तात्पर्य था उससे? मतलब घिनौनी चीज़ यानी कि ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ जो कि मैं अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकूँ। ओके। मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ जो अपने परिवार में भी अनकंफर्टेबलनेस हो जाए मुझे, तो मैं वही कहना चाहता हूँ उस वक्त। फैमिली वैल्यूज है, तो ये बड़ा कॉन्शियस था कि इसको यू सर्टिफिकेट मिले, और एक जो नहीं ऐसा नहीं था, ये अपने आप ही हुआ है। एटलीस्ट ये हमारी ना नीयत दर्शाता है यू सर्टिफिकेट। यू ऐसा नहीं था कि, जब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, कि जब मैं तनु एड्स मनु बना रहा था तो मैं तब भी मैं एक फैमिली फिल्म ही बनाने चला था, बट उसको यूए मिला। इस फिल्म को भी, पर एटलीस्ट मुझे बड़ी खुशी हुई यू सर्टिफिकेट से। एटलीस्ट हम लोगों की जो जर्नी थी, जो नीयत थी कि इसको एकदम क्लीन फैमिली एंटरटेनर बनाने की, जहाँ मुझे ये ना बोलना पड़े कि हाँ 5 साल की पोती से लेके 100 साल की दादी तक कोई भी जाएगा, उसके लिए ये फिल्म है। तो वो हम लोगों के लिए, मेरी टीम के लिए इट्स अ मॉरल विक्ट्री। मैं भाई साहब ये रक्षा शब्द बार बार आ रहा है, मैं 2-3 चीज़ें आपसे समझना चाहता हूँ। आपको लेके सोशल मीडिया पे खूब सारी बातें लिखी जाती हैं, मैं आपका डिफेंस मैकेनिज्म समझना चाहता हूँ। जब भी कोई बड़ा सोशल कॉज होता है ना, तो एक मीम चलता है कि अब इस पर एक फिल्म बनेगी जिसमें अक्षय कुमार कोच के रोल में होंगे, साइंटिस्ट के रोल में होंगे, इसमें उसमें। आप तक वो मीम पहुंचते हैं? हाँ जी, देख लेता हूँ कोई दिखा देता है, कोई भेज देता है, कोई हंसता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपकी नागरिकता को लेके बहुत सारी बातें कही जाती हैं। हाँ,
कैसे डील करते हैं उस चीज़ से? जी देखिए, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तानी ही रहूँगा। ये एक कुछ हुआ था उस वक्त कि जब मेरे साथ मेरी फिल्में नहीं चल रही थी, जी। बहुत सारी फिल्में, करीबन 14-15 फिल्में नहीं चल रही थी, तो तब सोचा था कि जाके मैं कहीं और काम कर लूँगा। कनाडा में सेटल हो जाए। सेटल मतलब मेरा एक दोस्त था वहाँ, वो कह रहा था तू इधर आ जा, इधर काम कर ले अगर वहाँ नहीं काम चल रहा। तो हर इंसान होता है, लोग जाते हैं अपना काम करने, ऐसा तो है नहीं कि कोई कई लोग बाहर जाके काम करते हैं, लेकिन रहेंगे तो कोर से हिंदुस्तानी ही। तो मैंने भी सोचा चलो भाई अभी यहाँ किस्मत नहीं चल रही है तो कुछ करते हैं, वहाँ चला गया, वहाँ सोचा जाके। तो तब तक फिर अपना अप्लाई भी कर लिया था, मिल भी गया था। उसके बाद आगे की फिल्में चल गई, फिर दो तीन साथ में चल गई फिल्में। फिर मैंने बोला नहीं भैया मैं यहाँ बैठूंगा, यहाँ ही काम करूँगा, अपने देश में ही रहूँगा। फिर उसके बाद कभी सोचा नहीं, पासपोर्ट है, पासपोर्ट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए होता है। देखिए मैं हिंदुस्तानी हूँ, अपने सारे टैक्सेस, सबसे ज़्यादा टैक्सेस मैं देता हूँ और यहीं देता हूँ। मेरे चॉइस है, मैं उधर भी दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं अपना मेरे देश में टैक्सेस देता हूँ, अपने ही देश में काम करता हूँ। कोई लोग बोलते हैं भाई उनको अलाउड है बोलना, बस मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ मैं हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी ही रहूँगा, आप चाहे कुछ भी बोल लो। दुख तकलीफ होता है, मतलब हाउ डू यू डील विद, क्योंकि हम लोग तो थोड़ी सी ट्रोलिंग में बहुत परेशान हो जाते हैं। आपके लिए मुझे नहीं तो लगता आपके चेहरे को देख के आप कोई परेशान होते होंगे ट्रोलिंग पे। आपके चेहरे पे नहीं लिखा है, आप गलत बोल रहे हैं मुझे। नहीं ऐसा नहीं। सरकार इतना तो आप दे दीजिए, 150 फिल्में बना ली है, इतने सारे कैरेक्टर देखे, रोज 200-300 लोगों से मिलता हूँ जी। वह पता चल जाता है कौन कैसा है। लेकिन आप भी बस उन लोगों में से हो जिनको कोई टेंशन नहीं होती है। आप भी बोलते हैं ठीक है भाई तू कर ले, तू अपना तेरे पास पेन है, तेरे पास उंगलियां हैं, तू लिख ले जो हाँ, लिखना है आखिरी में फिर वही डिफरेंस रहता है नहीं कि डिफेंस नहीं, वही है, असल तो वही है भाई। तू उंगलियां हैं, तू लिख लेगा, तू लिख ले भाई, तू कर ले जो करना है तुझे, बस चलो हम तो अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, दो सवाल और जी हाँ, छोटे छोटे, तीन पूछिए। तीन पूछ लेता हाँ, हूँ। पूछिए। एक तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता अभी आप लोग कितना बात करेंगे। आप लोग गोरखा बना रहे हैं जी मेजर जनरल कॉर्डोस पे, वो फिल्म है जिनको उनकी गोरखा पलटन के लोग कारतूस साहब कहा करते थे। कमाल का जाबाज ऑफिसर, पैर कटा, खुद ही अपनी खुकरी से पाँव काटा। आनंद जी नाराज तो नहीं हो रहा है कि सब कहानी बताए दे रहा है? नहीं, वो कहानी की वजह से नहीं, मेरे को बिल्कुल यही वजह थी कि वो कहानी पे हम पिछले कुछ टाइम से काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे थोड़ा सा काम चलेगा। बट इतना ज़रूर है कि इस वक्त क्योंकि हम लोग पूरे का पूरा, अभी किसी ने ये सवाल भी पूछा था कि एक कहानी से निकलने में आपको कितना वक्त लगता है, निकल ही तो नहीं मैंने पाते। वही बोला कि वो निकलने में ना बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो इस वक्त मेरे से किसी ने पूछा अगला क्या बना रहे हैं, हाँ, मैंने कहा जब तक घर की एक बेटी जिसकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, उसका विदाई का टाइम आ गया है, इस वक्त आप मेरे से पूछ रहे हो दूसरी बेटी की शादी के लिए लड़का देखना है, तो मैं बोलूँगा भाई पहले मैं इसको विदा करूँ। तो वो जो इमोशनल कोर, मेरे को उससे सवाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सिर्फ उससे है कि एक बाप से तब ये सवाल पूछा जा रहा है जब उसकी एक बेटी की विदाई हो रही है कि दूसरी का क्या करना है। उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ, उसके लिए मैं बड़ा वल्नरेबल हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी इस पे है। अच्छा, आप क्योंकि आप की बहुत सारी फिल्में हैं जो आर्मी, इसके इर्द गिर्द, हम लोग तो अभी भी न्यूज़ रूम में जब किसी को रात में एकदम से फ़ोन कर भाई ये खबर करो, तो अरे सर ये छुट्टी है, वो डायलॉग वहाँ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, हॉलीडे वाला डायलॉग। पर इनके लिए ऐसा नहीं है, आपको इनको देख के लग रहा होगा इस वक्त ये मेरे से ज़्यादा इमोशनल और इस कहानी के अंदर डूबे हुए हैं। हाँ, इनके पास डिटैचमेंट का प्रोसेस होगा जहाँ जल्दी डिटैच हो सकते होंगे, पर जितनी रक्षाबंधन मैं जी रहा हूँ उससे 5% ज़्यादा ये भी जी रहे हैं इस वक्त। कैसे करते हैं भाई साहब डिटैच? जैसे आप यहाँ भी प्रमोशन कर रहे हैं, अभी जाके दोपहर में आपको हो सकता है कोई ऐड करना हो, शाम को कोई नरेशन सुनना हो, कैसे? नरेशन तो खैर कोई नहीं है, शूटिंग बीच में कभी चलती रहती है, कोई फोटो शूट रहता है, लेकिन दिमाग यहीं रहता है।
दिल यहीं रहता है, दिमाग यहीं रहता है। फिलहाल ये जो 10 दिन हैं जितनी हमने ट्रैवलिंग की है, जी। हमने बहुत सारी सिटीज़ में जाके ट्रैवल किया है, बहुत सारी बातें की हैं रक्षाबंधन के बारे में। तो जो आप बोल रहे हो डिटैचमेंट का, ये इसका प्रोसेस जो है, हो सकता है मेरा जो प्रोसेस है डिटैचमेंट का इनसे ज़्यादा तेज़ है, इनसे जल्दी हो जाता है डिटैच। मैं मतलब ये नहीं करते जल्दी, मैं जल्दी हो जाता हूँ डिटैच, क्योंकि मुझे अगली फिल्म पे जाना होता है। मेरी फिल्म एक अगली शुरू हो चुकी होती है, और मेरा जो प्रोसेस होता है उसके अंदर, क्योंकि उसकी कहानी मैं सुन चुका हूँ। इन्होंने तो कोई कहानी अभी तक सोची नहीं है। हाँ, वो बैक बर्नर पे चली जाती हैं जो तो होती हैं। मेरा मुझे डिटैच करना पड़ता है, क्योंकि मेरी अगली फिल्म शुरू हो चुकी है और उसकी 10% या 20% शूटिंग हो चुकी है। अब मुझे फिर उसके अंदर जाना है, तो मुझे अपने आप को फोर्स करना पड़ता है उस डिटैचमेंट के लिए, ताकि मैं इसके अंदर जा सकूं। बस यही रहता है। अच्छा, समय पूरा हो चुका है, वहां से इशारा भी हो चुका है, प्रणाम भी अर्पित हो गया। बस एक इसको लेके भी, चूंकि आप इतना खुल के बात कर रहे हैं भाई साहब, कि बड़ी इस बात पे बात होती है कि क्या अक्षय कुमार कभी राजनीति में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी निकटता को लेके भी बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, लोग अपने अपने ढंग से जिसकी जैसी पॉलिटिक्स से जज करते हैं। तो जी देखिए, मुझे पॉलिटिक्स का आने का कोई शौक नहीं है। मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ देश के लिए, जितना कुछ जैसा एक नागरिक कर सकता है, जैसा एक सिटीजन कर सकता है, मैं वैसा करता हूँ। मुझे कुछ भी जगह पे, कोई भी जगह पे कुछ ऐसा नज़र आता है कि कुछ यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब मैं सिर्फ वहाँ तो जा नहीं सकता, लेकिन पैसा भेज के पैरामिलिट्री के जवानों के लिए किसी आप को जो भी, बहुत मतलब सारे मैंने मतलब जो भी हो सकता है कर लेता हूँ, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। लेकिन मैं अपना ये फिल्में बना के खुश हूँ। आनंद एल राय साहब, अक्षय कुमार जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दहेज जैसे बहुत ज़रूरी मसले पर फिल्म बनाने के लिए। और मैं जेन्युइनली बहुत उम्मीद करता हूँ कि लोग सिर्फ देख के आगे ना बढ़ जाएं, वो उनकी ज़िंदगी, उनके डिस्कोर्स का हिस्सा बन जाए, और बहुत सारे लड़के लड़कियाँ एड़ी गड़ा के ये कहने लगें कि ये बहुत वाहियात बकवास चीज़ है, ना हम लेंगे ना देंगे। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत Thank धन्यवाद you. जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ललन टॉप अड्डा देख रहे हैं, ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपने कॉन्शियंस का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि दुनिया आप ही से शुरू और ख़त्म होती है आपकी। थैंक यू।